Hello, everybody. This is your first lecture of drugstore and business management under the topic commerce, and this is the first chapter named Introduction. This is Sandeep Kumar Sharma, your new teacher. From now onwards, I am going to teach this particular subject to all of you, I mean diploma and second year pharmacy students. Introduction. Human life is based on the principle of work. इंसान जो है उसकी जो ज़िंदगी है एक ही सिद्धांत पे काम करती है, वो है काम का सिद्धांत, यानी कि हर किसी को काम करना पड़ता है. As such, work is an essential part of our life. जो काम है वो हमारी ज़िंदगी का एक कभी भी ना अलग किया जाने वाला हिस्सा है, या कह सकते हैं कि ज़रूरी हिस्सा है. Whether one like it or not, one has to work to earn his livelihood. कोई इसे पसंद करे या ना करे, पर काम तो करना ही पड़ता अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए. A person must therefore adopt some profession or occupation. एक व्यक्ति को इसलिए कोई ना कोई काम ज़रूर चुन लेना चाहिए. फार्मेसी इज़ वन ऑफ द प्रोफेशंस, और जो फार्मेसी है वो जो भी कित्ते हैं, प्रोफेशन मतलब कित्ता, तो बहुत सारे कित्ते हैं, उनमें से एक है फार्मेसी. द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस प्रोफेशन इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी, और कम से कम जो आपकी पढ़ाई है इस कित्ते को चुनने के लिए वो होनी चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो आप लोग कर रहे हो. आफ्टर ऑब्टेनिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी, ए पर्सन हैज़ टू ऑप्शंस. ही मे ईदर वर्क एज ए फार्मासिस्ट in any government hospital, dispensary, private nursing home, or he may start his own drugstore, retail or wholesale trading in drugs and medicines. तो ये कहना चाहते हैं कि जब आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा तो जो व्यक्ति है उसके पास दो ऑप्शंस बचती हैं, या दो ऑप्शंस आती हैं कि भाई एक, या तो वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसको जॉब मिल जाए तो वहाँ फार्मासिस्ट बन जाए, अगर वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो किसी डिस्पेंसरी में, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है उसमें चला जाए, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो फिर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एज ए फार्मासिस्ट ज्वाइन कर ले, नौकरी कर ले, या फिर वो अपना खुद का ड्रग स्टोर शुरू कर ले, चाहे वो रिटेल का हो चाहे वो होलसेल का हो, ड्रग्स एंड मेडिसिन हो. In order to run a smooth business, he must have an aptitude for business, and equally important is that he must develop a pleasant and tactful personality to deal with all types of sick persons. अब बिज़नेस करने के लिए जब सोच ही लिया है तो अगर वो चाहता है कि उसका जो बिज़नेस है एकदम मक्खन जैसे चले, स्मूथली चले, तो उसके अंदर उस बिज़नेस को चलाने की इच्छा, ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और उसके भीतर एक खुशनुमा इंसान होना चाहिए जो कि बीमार व्यक्ति से कैसे डील करना है, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि वो जान जाए, सीख ले कि एक बीमार आदमी से उसको कैसे डील करना है. फर्दर मोर, ही नीड्स a thorough knowledge of his business world as well as business activities and its organization
इन हिज ओन लाइन। अब उसको थॉरो नॉलेज चाहिए अपने काम की, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी, अपनी जो उसने संस्था बनाई है उसकी खुद की, उसको पूरी पूरी जानकारी हर काम की चाहिए। विद द above object in view, the Pharmacy Council of India has introduced a new subject named Drugstore and Business Management in a revised curriculum of its new education regulations of 1991। तो ये सब जो ऊपर हमने पढ़ा, तो ये तो आप तभी पढ़ पाओगे, तभी जान पाओगे जब आपको पढ़ाया जाएगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है फार्मेसी फील्ड की, उसका नाम है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारी फार्मेसी प्रोफेशन का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन करती है, कंट्रोल करती है। तो 1991 का जो एजुकेशन रेगुलेशन है जब ये आया था, तो उसमें एक ये जो सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ताकि बच्चे ड्रग स्टोर को कैसे खोलना है और अपने उस बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे, उसको सीख पाए। तो हमारा ये जो सिलेबस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो पार्ट 1 जो है वो कॉमर्स है और पार्ट 2 जो है वो अकाउंटेंसी है। कॉमर्स में मेनली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स प्रमोशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा। ड्रग हाउस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट कि भाई आपने अपनी दवाई की दुकान को कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सेकेंड पार्ट जो अकाउंटेंसी है, इसमें है टॉपिक्स जैसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ गए, कन्वेंशंस आ गई, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, उनका एनालिसिस आ गया, बजटिंग कैसे करनी है। They are prescribed in your syllabus. From what has been stated above, it is evident that the purpose of introducing this subject in diploma course in pharmacy is to familiarize the students with the basic concepts of business, its proper management, sources of finance in order to run it successfully, and last but not the least, the ways and means to note down various transactions in books of account with a view to having a permanent record of the same। तो ऊपर जितना भी हमने सिलेबस देख लिया और उसके 2 हिस्से देख लिए, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, तो ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनको फैमिलियर कर दिया जाए, उनकी जान पहचान करा दी जाए कि बिज़नेस के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, और अगर वो बिज़नेस के बेसिक कंसेप्ट सीख गया तो उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है। अगर उसको बिज़नेस चलाना है तो उसके जो बिज़नेस चलाने के लिए उसको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, और आखिर में कि जो किसी से वो सामान लेगा उसको नोट करेगा, किसी को वो सामान देगा उसको नोट करेगा। कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शंस है उनको कैसे करना है, परमानेंटली रिकॉर्ड कैसे करना है, कितनी दवाई कहाँ से किस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी, कितनी दवाई कहाँ से किस डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी, किसको कितने पैसे दे दिए, किसको कितने पैसे देने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कॉमर्स से। एक्चुअली में चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो, ज़रूरी नहीं कि वो दवाइयाँ बनाने वाली हो, उसका मेन मुद्दा या मुख्य मुद्दा यही होता है कि भाई वो गुड्स को बनाएगा या कुछ सर्विसेज देगा। किसके लिए? क्योंकि वो अपने लिए तो चीज़ें बनाएगा नहीं, सर्विसेज अपने लिए तो देगा नहीं, इंसानों के लिए बनाएगा। तो वो इंसानों की ज़रूरतों को, वांट्स को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री चलती है। टेकिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल फॉर हुम दीज आर प्रोड्यूस्ड इज़ द एम ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए बनी है, ये सारी सर्विसेज जिनके लिए बनी है, इनको उनको देना, यही इंडस्ट्री है। तो कॉमर्स जो है, it is that aspect of business activity which is concerned with the distribution of goods and services produced by industry। तो कॉमर्स बिजनेस एक्टिविटी का वो हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है
चीज़ों के बांटने से यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स से या सर्विसेज से जो कि इंडस्ट्री बनाती है। अब आप सर्विसेज सोच रहे हो कि कौन सी, तो आप लोग स्टूडेंट हो, इस कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको जो टीचिंग की सर्विसेज मिल रही हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय टीचिंग इंडस्ट्री, और ये कॉलेज उस टीचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है। अगर आप दवाई की दुकान पे जाते हो वहाँ पे आपको दवाई मिलती है, तो उस दवाई को बनाने वाली कोई फैक्ट्री होगी, तो वो गुड्स बनाने वाली जो फैक्ट्रीज है उसका हिस्सा है। तो बेसिकली कॉमर्स जो है वो एक एक्टिविटी है जो कि भाई इन सब चीज़ों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे सर, ये इनके साथ जुड़ी हुई है। कॉमर्स जो है वो एक वैल्यूएबल लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आप समझ सकते हो कि भाई बनाने वाला बना रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, तो उन दोनों को जोड़ने का काम करती है कॉमर्स। Nowadays, commerce consists of a complex, well-developed system of transport, insurance, warehousing, and other allied activities which facilitate trade. तो आजकल जो कॉमर्स है वो एक कॉम्प्लेक्स होता है जो गुंझलदार हो, उलझन वाला हो। क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स, आप मैं तो यही कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स मतलब जो उलझन वाला है, लेकिन अच्छे से डेवलप्ड है, एक सिस्टम है, यानी जिसमें बहुत कुछ हो। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, भैया आपने दवाई तो बना ली, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। आपकी जो बनी हुई दवाई है देश के एक कोने से दूसरे कोने में जा रही है, रास्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान होने के चांसेस हैं। आगजनी हो सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, चोरी हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, उसके लिए इंश्योरेंस है। वेयर हाउसिंग है, आप बहुत सारा सामान बना के रख रहे हो, लेकिन आप दिन रात काम करते हो, तो लेकिन सारा सामान एक ही दिन में तो बिक नहीं जाता, तो उसके लिए आपको जो उस बन रहे सामान को संभाल के रखने के लिए जगह चाहिए, उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं। एंड बहुत सी और एक्टिविटीज़ जो है जो कि इस ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, यानी इस बिज़नेस को फैसिलिटेट करती है, कोई भी बिज़नेस हो। Hence, commerce is primarily concerned with the establishment of contact between producers and sellers through trade. तो कॉमर्स जो है बेसिकली मुख्य तौर पे जुड़ी हुई है पैदा करने के लिए रिश्ते बनाने वाले के और ख़रीदने वाले के बीच में, ट्रेड के थ्रू, बिजनेस के थ्रू। देखिए दवाई अच्छी बन रही है, बनाने वाला बना रहा है, वो प्रोड्यूसर है, दवाई बिक रही है, खरीदने वाला पेशेंट है, और प्रोड्यूसर और सेलर, बनाने वाला बना रहा है, सेलर बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है। तो कॉमर्स इन सबको जोड़ती है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज डन एट सर्टेन प्लेसेस बट कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड एट फार ऑफ प्लेसेस। जो वस्तुएं बनती हैं वो किसी और जगह पे बनती हैं और ख़रीदने वाले पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, यानी कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स कैन नॉट बी मेट ओनली विद द सेंट्रलाइजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट वन प्लेस। तो जो कंज्यूमर है, यानी जिसने उस सामान को इस्तेमाल करना है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा नहीं किया जा सकता कि भाई आप एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ कर दो सप्लाई एक जगह से, कि भाई एक ही जगह से आपको सामान मिल जाएगा, आप आओ और ले लो, तो ऐसा नहीं होता। सो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर्स थ्रू मार्केट्स सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेस। तो खरीदने वाला दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, तो वो आप तक चल के नहीं आएगा, आपको उस तक चल के जाना पड़ेगा अपने सामान को बेचने के लिए। तो इसलिए आपने बहुत सारी मार्केट्स को कवर किया है, बहुत सारी मार्केट्स डिफरेंट प्लेसेस पे बनी हैं जहाँ पे आपका सामान बिकता है। इन दिस वे द कंज्यूमर्स एंड यूज़र्स कैन ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स वेर एवर दे नीड। इस तरीके से जो कंज्यूमर है, यानी कि खरीदने वाला, एंड यूज़र्स मतलब कि जिसको इस्तेमाल करनी है, वो प्राप्त कर सकते हैं उनकी ज़रूरतों का सामान वेर एवर दे नीड, जहाँ उनको चाहिए, वेन एवर दे नीड, जब उनको चाहिए, एंड वट एवर द क्वान्टिटी दे नीड, और जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए। द पैसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर इज बेसेट विद मैनी हिंड्रेंसेज और प्रॉब्लम्स, सम ऑफ विच आर एजेंट। परंतु जब वस्तुएं बनती हैं एक जगह पे और उस जगह से चलती हैं दूर मार्केट तक पहुंचती हैं, तो रास्ते में उनको बहुत सारी रुकावटों का, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है।
वो कुछ ऐसी है जैसे कि हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन। बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय प्रोड्यूसर इज टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन विद द पर्सन्स हु नीड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट ए फेयर प्राइस। सबसे बड़ी जो मुख्य प्रॉब्लम वो ही है कि जो बनाने वाला है उसको पैदा करना है कांटेक्ट, उसको बात करनी है उससे जो उसका सामान खरीदना चाहता है एक अच्छी कीमत पे, अच्छी मतलब कि सही कीमत पे, फेयर प्राइस। तो कॉमर्स इज कंसर्न्ड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स थ्रू ट्रेड। तो कॉमर्स जो है वो प्रोड्यूसर के बीच में और ख़रीदने वाले के बीच में एस्टैब्लिश करती है, पैदा करती है कॉन्टैक्ट्स को। सो ट्रेड इज़ दस द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। तो जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो कॉमर्स का की धुरी है, यानी बाकी सब कुछ उसके आजू बाजू घूमता है। हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज। The goods produced by various industries are exchanged by them for money, which is the common and acceptable medium of exchange. जो भी वस्तुएं कोई इंडस्ट्री बनाती है उस वस्तु के बदले में बनाने वाला पैसा लेता है, जो कि एक आम यूज़ में आने वाली चीज़ है, यानी कि पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसको हम आसानी से आदान प्रदान में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पैसा, जैसे कि आपको दवाई लेनी है, आपने दवाई के लिए पैसा जो है वो दवाई के लिए आपको जेब में पैसे डाल के चलना पड़ता है और आप पैसा देते हो और आप दवाई ले लेते हो। बट द मेजर प्रॉब्लम इज टू सेटल द मोड ऑफ पेमेंट एज ऑल्सो व्हेन एंड वेयर इट विल बी डन। अब दवाई बनाने वाला जो है वो एक फैक्ट्री उसकी एक जगह पे है, या 2 या 3 या 4 होंगी, लेकिन होगी तो एक ही जगह पे ना। कहने का मतलब किसी एक खास जगह पे वो फैक्ट्री होगी, दवाई तो वहाँ बन रही है, लेकिन वो बनाया जा रहा है तो खरीदने वाले खरीद भी रहे हैं उससे, लेकिन उसकी जो मेजर प्रॉब्लम है कि वो मोड ऑफ पेमेंट को सेटल कैसे करें। यानी कि कब और कहाँ उसको पेमेंट होगी जो दवाई वो बेच रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज हिंड्रेंस इज सॉल्व्ड बाय कॉमर्स बाय मीन्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उसकी यानी दवाई बनाने वाले की इस प्रॉब्लम को भी कॉमर्स ने ही सॉल्व किया है, या कॉमर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज को। किसके ज़रिए? बैंक्स के ज़रिए या कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, जो कि उसकी मदद करते हैं पेमेंट्स की एक्सचेंज के लिए। यानी कि वो दवाई दे रहा है किसी को और वो खरीद रहा है, तो जिसने खरीद लिया वो उस दवाई का पैसा उसको पहुंचाएगा, तो वो उसके अकाउंट में डाल देगा, वो उसको चेक दे देगा। आजकल तो और भी बहुत सारे तरीके आ गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये हिंड्रेंसेस ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब आया हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस। द प्रोड्यूसर हैज़ टू सेंड हिज गुड्स टू द कंज्यूमर्स सिचुएटेड फार एंड नियर। बनाने वाले को अपनी वस्तुएं इस्तेमाल करने वाले के पास भेजनी पड़ती हैं जो कि दूर या पास होते हैं। कॉमर्स ओवरकम दिस हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब दूर वाले के पास भेजने के लिए या उसको अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए कॉमर्स ने दे दिए हैं, बाय रेल, रोड, वाटर और एयर। अब आप समझ सकते हो, रेलगाड़ी से, रोड मतलब सड़क पर ट्रक के ज़रिए, वाटर यानी कि शिप के ज़रिए, और एयर यानी कि हवाई जहाज़ के ज़रिए, सेफली एंड इकोनॉमिकली फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सेफली यानी कि पूरे सेफ तरीके से, इकोनॉमिकली यानी सस्ते तरीके से, जहाँ चाहिए वहाँ उनको भिजवा दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट एजेंसीज आ गई जैसे कि रेलवेज, एयरलाइंस, शिपिंग कंपनीज, पब्लिक करियर्स एक्सेट्रा आर ऑल कमर्शियल अंडरटेकिंग। तो ये अभी मैंने जिन सब का नाम लिया है, रेलवेज, एयरलाइंस, शिपिंग कंपनीज
या पब्लिक करियर्स, या आपके जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं जिनके पास बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ये सब कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं जो कि हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस को रिमूव करती हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं डिमांड की एंटिसिपेशन करके, यानी कि भाई इस चीज़ की डिमांड निकलने वाली है, इसको बनाओ। जैसे कि मान लो कि मच्छर जब बढ़ेगा तो मलेरिया बढ़ेगा या डेंगू बढ़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, जस्ट फॉर एग्जांपल। इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट्स फॉर देयर स्टोरेज सो दैट इट कैन बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कंज्यूमर। तो अगर आप एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड पे कुछ बना रहे हो तो डेफिनेटली आप ज़्यादा बनाओगे तो उसको आप एक ही बार में तो बेच नहीं पाओगे, तो उसकी स्टोरेज करने के लिए आपको अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, सूटेबल अरेंजमेंट्स, ताकि जब चाहे और जितना चाहे वो वहाँ से कंज्यूमर तक पहुँचाया जा सके। वेयर हाउसिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्स। तो गोडाउन जो है, वेयर हाउसिंग जो है, माल गोदाम जिसे हम कह सकते हैं, ये एक ज़रिया है, कॉमर्स ने दिया है कि भाई आप बनाओ और वेयर हाउस में जमा कर दो। द इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ आर दस कमर्शियल अंडरटेकिंग। तो जो संस्थाएं या जो एजेंसीज आपको वेयर हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं वो कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं और वो बिजनेस का एक हिस्सा है। हिंड्रेंसेस ऑफ नॉलेज, sometimes the producers who are engaged in production of top quality and reasonably priced goods may not be able to find potential customers because they do not know about their goods and its usefulness। कई बार जो प्रोड्यूसर होता है जो कि लगा हुआ है अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाने में, वो भी एक बेहतर कीमत पे, अच्छी कीमत पे, लेकिन वो इस लायक नहीं होता कि वो अपने उस बनाए हुए प्रोडक्ट के लायक खरीदने वालों को ढूंढ पाए, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो उसके प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है कि वो कितना अच्छा है, उसके कितने फ़ायदे हैं। फॉर दिस रीज़न एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड अमंग फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। इसलिए जो एडवर्टाइजिंग है या पब्लिसिटी है उनको कॉमर्स के फंक्शंस में इंक्लूड कर दिया गया है कि भाई एक पदार्थ कहीं बन रहा है, बहुत अच्छा है, जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छी है और वो ख़रीदा जा सकता है, लेकिन तभी जब उसके बारे में लोगों को पता चले तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। दस एजेंसीज एंगेज्ड इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ आर कमर्शियल अंडरटेकिंग। तो जो संस्थाएँ एडवर्टाइजिंग में लगी हुई हैं, पब्लिसिटी में लगी हुई हैं या पब्लिसिटी एक्टिविटीज़ में लगी हुई हैं, वो कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं। हिंड्रेंसेस ऑफ रिस्क ऑफ डैमेज और स्पॉइलेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू दैट ऑफ कंजम्पशन, इट मे गेट स्पॉइल्ड और डैमेज ड्यू टू मिसहैंडलिंग। जब वस्तुएं ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती हैं या एक जगह से दूसरी जगह को जाती हैं, तो हो सकता है कि रास्ते में वो स्पॉइल हो जाएं, ख़राब हो जाएं, उनको नुकसान पहुंच जाए ड्यू टू मिस हैंडलिंग, यानी कि उनको उठाने वालों ने, उनको रखने वालों में उसको अच्छे तरीके से उठाया या रखा नहीं है। दिस हिंड्रेंस इज़ ओवरकम बाई द कॉमर्स बाई प्रोवाइडिंग ए यूजफुल सर्विस, नेमली प्रॉपर एंड सेफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स। तो कॉमर्स ने इस हिंड्रेंस को भी ओवरकम कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, प्रोवाइड करके एक सर्विस जिसका नाम है प्रॉपर एंड सेफ पैकेजिंग ऑफ गुड्स, कि आप प्रॉपर तरीके से, सेफ तरीके से अपनी गुड्स को पैक करो सो दैट द सेम कुड बी सेफली ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड, ताकि वो जो भी आपने बनाया है उसको सेफ तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सके और स्टोर किया जा सके। Hindrances of risk of loss despite efficient and cheap means of transportation and packaging, बजाय आपके पास सस्ते से सस्ते ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए है, बेहतर आपने पैकेजिंग कर दी है, फिर भी
जो लॉस ऑफ गुड्स है कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अब भी आपका नुकसान हो सकता है, अब भी आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंच सकता है। द कॉमर्स ओवरकम दिस हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवर ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। तो यहाँ भी कॉमर्स आपकी हेल्प करती है। कॉमर्स ने इस हिंड्रेंस को ओवरकम कर दिया, यानी रिस्क ऑफ लॉस को प्रोवाइड करके इंश्योरेंस कवर गुड्स का ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जब आपकी बनी हुई वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, या आपकी बनी हुई वस्तुएं एक जगह पे स्टोर करके रखी हुई हैं जहां उनको कोई नुकसान पहुंच सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस, नेमली फायर इंश्योरेंस, आग ना लग जाए, मेराइन पानी में ना डूब जाए, एंड जनरल चोरी ना हो जाए, भूकंप ना आ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। द गुड्स कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक रिस्क ऑन पेमेंट ऑफ ए स्मॉल प्रीमियम। तो जो आपकी गुड्स हैं, जो आपकी वस्तुएं जो आपने बनाई हैं, उनकी इंश्योरेंस हो जाती है एक रिस्क दिमाग में रखते हुए। एक छोटा सा आपको प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम यानी किस्त अदा करनी है उस इंश्योरेंस की। द कंपनीज एंगेज्ड इन इंश्योरेंस बिजनेस आर दस कमर्शियल अंडरटेक। तो जो संस्थाएं, जो कंपनीज केवल और केवल इंश्योरेंस में लगी हुई हैं और आपको इस तरह का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेराइन इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, दे ऑल आर कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। अब आया ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। ऑन द बेसिस ऑफ अबव हिंड्रेंसेस, अभी जो हमने 7 तरह की हिंड्रेंसेस तो पढ़ी हैं, उसके आधार पे द एक्टिविटीज और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स में बी ग्रुप्ड एज। तो जो हमारे कॉमर्स के फंक्शंस हैं उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड। दूसरा, एक्टिविटीज रिवॉल्विंग अराउंड ट्रेड। जो जो एक्टिविटीज ट्रेड के आजू बाजू रिवॉल्व करती हैं, चलती हैं, जैसे कि बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, पैकेजिंग है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये सब अभी हमने बाई नेम पढ़ लिया है। बैंक क्या करेगा, पैसे के लेन देन में हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्ट क्या करेगी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करेगी। इंश्योरेंस क्या करेगी कि भाई सामान रास्ते में ख़राब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, पानी में ना डूब जाए, उसमें मदद करेगी। वेयर हाउसिंग क्या करेगी, आपको सामान जितना बनाना बनाओ, वेयर हाउस में संभाल के रखो अगली बेचने के लिए। पैकेजिंग क्या करेगी, ताकि उसको सेफ रखा जा सके, बेहतर तरीके से संभाल के रखा जा सके। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी क्या करेगी, यूज़ करने वाले को बताएगी कि आप क्या बना रहे हो। ट्रेड, तो अब ट्रेड की बात करते हैं। द वर्ड ट्रेड मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब है खरीदना यानी कि बाइंग, सेलिंग यानी कि बेचना, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स चीज़ों का आदान प्रदान। बेचने वाले ने बेचा, खरीदने वाले ने खरीदा, बेचने वाले ने सामान दे दिया, खरीदने वाले ने पैसा दे दिया। ट्रेड में बी डिस्क्राइब्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। तो ट्रेड को हम कह सकते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटी का न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट है ट्रेड। इट डज नॉट हाउएवर इंक्लूड फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह। तो ट्रेड में ये वाले फंक्शंस इंक्लूड नहीं किए जाते, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा नहीं इंक्लूड किए जाते। द ट्रेड इज जनरली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ट्रेड को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जैसे नाम से ही है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होम ट्रेड एंड कंसिस्ट ऑफ सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक देश के अंदर होने वाला बिजनेस, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर होने वाला बिजनेस, उसकी सरहदों के अंदर होने वाला बिजनेस। दिस में बी लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटरस्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड में आ गया गुड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड एट ए पर्टिकुलर प्लेस। चीज़ें जो हैं एक ही जगह पे खरीदी और बेची जाती हैं। स्टेट ट्रेड आ गया, गुड्स आर ट्रेडेड ओनली इन ए पर्टिकुलर स्टेट, वो एक ही स्टेट के भीतर ही बन रही हैं और बिक रही हैं। इंटरस्टेट ट्रेड के चीज़ें जो बन रही हैं, बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, 2 स्टेटों के बीच में या बहुत सारी स्टेटों के बीच में। द पेमेंट्स इन्वॉल्व इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो है दे आर मेड इन नेशंस ओन करेंसी डायरेक्टली और थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। जो पेमेंट्स हैं, बिजनेस तो हो ही रहा है ना, तो बिजनेस होगा तो पैसा तो लेना और देना चलेगा ही।
तो जो पेमेंट्स हैं वो होती हैं आपका जो नेशन है यानी आपका जो देश है उसकी जो करेंसी है उसमें सीधे रूप में कि कैश दोगे या थ्रू बैंक दोगे यानी कि उसके अकाउंट में डाल दोगे या आप चेक दे दोगे। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज थ्रू इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओन्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई प्राइवेट एजेंसी। अब सामान बन रहा है देश में, सामान बिक रहा है देश में, एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, वो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है आपका, आपकी रेल, आपका हवाई जहाज, आपके ट्रक्स, वो आपकी प्रदेश की सरकार के हो सकते हैं, वो आपके देश की सरकार के हो सकते हैं या फिर आपकी प्राइवेट एजेंसीज के हो सकते हैं। इंटरनल ट्रेड जो है इट इज़ कैरिड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो जो इंटरनल ट्रेड है उसको दो आधार पे किया जाता है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड जो है दिस इन्वॉल्व सेल ऑफ गुड्स इन कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी टू दोज ट्रेडर्स who are in direct contact with the consumers, that is the retailers। तो होलसेल में होता क्या है कि आमतौर पे ज़्यादा मात्रा में जो सामान है वो बेचा जाता है उनको जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में है होलसेलर, यानी कि कौन, रिटेलर्स। होलसेलर सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड द रिटेल ट्रेडर। तो जो होलसेलर है वो एक बीच का माध्यम है बनाने वाले यानी प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के और रिटेलर के बीच में। इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड द होलसेलर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। तो जब हम अपने फार्मेसी के बारे में बात करेंगे यानी फार्मास्यूटिकल ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो हमारे जो होलसेलर है उनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट्स, होलसेलर डीलर्स और सब स्टॉकिस्ट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड, होलसेल के बाद। इन दिस ट्रेड द रिटेल सप्लाईज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर्स दे आर डन इन स्मॉल क्वांटिटीज एज पर देयर नीड। तो रिटेल में रिटेलर जो होता है वो जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैठा होता है। एज सच द ही सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। तो जो रिटेलर है वो होलसेलर के बीच में और एक्चुअल कंज्यूमर यानी पेशेंट के बीच में, यहाँ पे अगर हम फार्मास्यूटिकल ट्रेड की बात करते हैं तो वो बीच का माध्यम है। इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड द केमिस्ट और ड्रगिस्ट प्लेज द रोल ऑफ ए रिटेलर। तो यहाँ पे जो रिटेलर है वो हो गया हमारा केमिस्ट और ड्रगिस्ट। दस ए रिटेल केमिस्ट जो है इज एन आउटलेट फॉर प्रोवाइडिंग ड्रग्स और हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पेशेंट। तो रिटेल केमिस्ट जो क्या करता है, दवाइयाँ हैं खास करके वो पेशेंट के लिए रखता है बेचने के लिए। ए रिटेलर जो है डिस्पेंसेस द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड सेल्स मेडिसिन टू द पेशेंट। तो जो रिटेलर है वो डॉक्टर साहब की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको डिस्पेंस करता है और जो बेचता है दवाई पेशेंट को। अब बात आई इंटरनल ट्रेड के बाद जिसमें हमने लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड को एक थोड़ा सा जानकारी के लिए पढ़ा। अब बात आ गई इंटरनेशनल ट्रेड की या फॉरेन ट्रेड की, जिसको आप कह सकते हो कि देश से बाहर का ट्रेड, बिजनेस करना है किसी और देश के साथ या बहुत सारे दूसरे देशों के साथ। इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सिटीजन्स, बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब है चीज़ों का आदान प्रदान या सर्विसेज का आदान प्रदान सिटीजन्स को, यानी कि जो किसी एक देश में रहता वो वहाँ का सिटीजन है, बिजनेस फर्म्स को, जो एक बिजनेस फर्म किसी और देश में है तो वहाँ की बिजनेस फर्म है तो बिजनेस फर्म, और गवर्नमेंट एक देश की जो सरकार है। तो उनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रही हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, या हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, या हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, या हमारा पड़ोसी मुल्क है बर्मा। तो हम कोई भी देश जो है वो अपनी ज़रूरत का पूरा सामान कभी भी नहीं बना सकता, तो उसको दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और रहते भी हैं। इसलिए उनके बीच का जो बिजनेस चलता है उसे इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। When goods are sold by one country to another country, the payments are required to be done in the currency of the country concerned.
जब चीज़ें जो हाँ बेची जाएंगी एक देश से दूसरे देश को, तो जो पेमेंट्स है वो भी कंसर्न्ड कंट्री की करेंसी में ही होंगी। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अब जो एक देश की सरहद को पार करके सामान दूसरे देश की सरहद में जाएगा, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो भी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। फॉरेन ट्रेड जो है इट इज़ कंडक्टेड मोस्टली ऑन होलसेल बेसिस। अब फॉरेन ट्रेड में रिटेल ट्रेड नहीं होता, उसमें मोस्टली होता है होलसेल। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट ट्रेड क्या है? व्हेन ए ट्रेडर ऑफ वन कंट्री परचेजेस गुड्स फ्रॉम द ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान से कुछ मंगवाया, तो दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड, क्योंकि हमारे लिए वो इंपोर्टेड हो गई। या हमने अमेरिका से कुछ मंगाया, या हमने कनाडा से कुछ मंगाया, या हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ से भी हम कुछ मंगवाते हैं देश में, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन ए ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल्स गुड टू द ट्रेडर ऑफ अदर कंट्री, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इसका उल्टा कर लीजिए कि हमने पाकिस्तान को बेचा, हमने बांग्लादेश को बेचा, हमने श्रीलंका को बेचा, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, यूएसए को, श्रीलंका को, वगैरह वगैरह को बेचा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। अब आया एंटरपोर्ट ट्रेड। व्हेन ट्रेडर परचेजेस गुड्स फ्रॉम वन कंट्री, जब जो बिजनेस करने वाला है यानी ट्रेडर खरीदता है वस्तुएं एक देश से, एंड सेल्स द सेम गुड टू अनदर कंट्री, और वो अपने देश में ना बेच के उन वस्तुओं को किसी और देश को बेच देता है। जैसे कि इंडिया में एक बंदा बैठा है, उसने बांग्लादेश से सामान खरीदा और पाकिस्तान को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड एंटरपोर्ट ट्रेड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड री एक्सपोर्ट ट्रेड, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ री एक्सपोर्ट कर दिया। री एक्सपोर्ट ट्रेड इज कैरिड ऑन द कंट्रीज, ऑन बाई कंट्रीज विच हैव पोर्ट्स। तो ऐसा बिजनेस वो कंट्री करते हैं जिनके खुद के पोर्ट्स हैं, जिनकी बंदरगाहें हैं। पोर्ट्स होती है बंदरगाहें, दैट आर कन्वीनियंटली सिचुएटेड टू सर्व एज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर्स फॉर नेबरिंग कंट्रीज। क्योंकि अगर आपके पास बंदरगाह होगी तो सामान बंदरगाह पे आएगा और वहीं से निकल के किसी दूसरे देश की बंदरगाह को चला जाएगा। तो वो एक तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर बन जाती हैं बंदरगाहें, विच इम्पोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सच गुड्स। और ऐसे देश बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरे देश जगह पे भेजते रहते हैं। लंदन एंड सिंगापुर जो है, दे हैव कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो ये दो मुल्कों के नाम आपने अभी सुने, ये री एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। मैनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, दे आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स टू ओवरसीज कंट्रीज। बहुत सारी दवाई बनाने वाली संस्थाएं जो है, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को, अपनी दवाइयों को 7 समंदर पार भेजती हैं ओवरसीज, वाइल एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज अमंग अदर थिंग्स। दूसरी चीज़ों के साथ साथ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आप दवाइयाँ भेज रहे हो किसी दूसरे मुल्क में, तो ये जो कुछ बातें नीचे आप पढ़ने जा रहे हो, इनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता उस संस्था के लिए जो दवाई को बना रही है। जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मूलेशन आर मेंटेन। अगर आप दवाई बना रहे हो किसी और मुल्क के लिए या बहुत सारे और मुल्कों के लिए, तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा फार्मूलेशन के। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पैकेजिंग आर ऑल्सो मेंटेन। इवन के पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स भी इंटरनेशनल होंगे। The export items must be cleared by Food and Drug Authority of the country concerned. जिस देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस देश की जो FDA है यानी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, वो उस सामान को क्लियर कर देगी, तब आपका सामान वहाँ बिकेगा। वो तब क्लियर करेगी जब आपके स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड होंगे, फार्मूलेशन के, पैकेजिंग के। इवन चौथा, क्लिनिकल डाटा ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड। और ये तभी बिकेगी अगर आपने अपना क्लिनिकल डाटा जो है वो प्रोवाइड किया है FDA को, उस देश की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को, कि हमने इस दवाई के ऊपर ये वाली क्लिनिकल रिसर्च की थी या करते हैं। तो जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसकी एडवांटेजेस क्या है? इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस।
फॉरेन एक्सचेंज सबसे पहले, ए कंट्री इज एबल टू अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग इट्स गुड्स टू अदर कंट्रीज। एक देश दूसरे देश को सामान बेच के एक बड़ी मूल्यवान जो मुद्रा है, फॉरेन एक्सचेंज, दूसरे देश की जो मुद्रा है उसको इकट्ठा कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब क्योंकि उस देश के पास दूसरे देश की करेंसी है तो वो देश कैन परचेज गुड्स ऑफ इट्स नीड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो वो दूसरे देशों से सामान खरीद सकता है। नॉर्मली जो फॉरेन ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर में होता है। अगर आपके पास यूएस डॉलर है तो फिर आप उस यूएस डॉलर से दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर सकते हो। डिवीजन ऑफ लेबर, इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ फोर्स्ड द कंट्रीज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स गुड्स। इंटरनेशनल ट्रेड ने ज़बरदस्ती कर दिया देशों के साथ कि भाई आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करो, यानी कि अपना जो खर्चा है उसको कम से कम करो, यानी कि आप बिना मतलब के लेबर जो है उसको मत लगाओ। दिस इज डन बाय स्पेशलाइजिंग इन फ्यू प्रोडक्ट्स। तो आप ऐसे ही कुछ मत बनाओ, आप स्पेशलाइज हो जाओ कुछ सामान बनाने में, चाहे वो कुछ सामान बेहतर सामान बिके, बहुत ज़्यादा बिके, खाम खा बहुत सारा सामान मत बनाओ। इट हैज़ रिजल्टेड इन डिवीजन ऑफ लेबर। अब जब आप स्पेशलाइजेशन करोगे फ्यू प्रोडक्ट्स में तो लेबर को डिवाइड करना आसान हो गया। स्पेशलाइजेशन होगी आपकी, तब आपके पास वो ही लेबर आएगी जिसको आप वाला काम आता है। द क्वालिटी गुड्स आर अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट एट ए वेरी रीजनेबल रेट। इसकी वजह से जब आपके पास स्पेशलिस्ट होंगे, जब आप फ्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड हो तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको क्वालिटी गुड्स मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलेंगी जिसका फ़ायदा खरीदने वाले को मिलेगा। बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स, consumers of the various countries are also benefited from international trade. A variety of goods of better quality are available to them at a reasonable price. It leads to raise in their standard of living. तो जो खरीदने वाले हैं, दुनिया भर में लोग हैं, उनको दूसरे देशों से ऐसा सामान मिल जाता है जो कि उनके देश में अवेलेबल नहीं है, अच्छी कीमत में मिल जाता है जो उनको कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊपर उठा सकते हैं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट इम्पोजेज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। किसी भी देश की जो सरकार होती है वो इम्पोर्ट बिजनेस पे भी कर लगाती है और एक्सपोर्ट बिजनेस पे भी कर लगाती है। बाय दिस वे गवर्नमेंट इज एबल टू अर्न ए लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। इस तरीके से जो उस देश की सरकार होती है वो बहुत सारा धन कमा लेती है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इस तरह के कर लगा के। हेल्प इन नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप, फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो ऐसे इन हालातों में या इन हालातों को से हम बच सकते हैं बाई इम्पोर्टिंग द रिक्वायर्ड नेसेसिटीज फ्रॉम अदर कंट्री। अगर आपके देश में ऐसी कोई कैलेमिटी आ गई है पर आपके पास सामान नहीं है तो फिर आप दूसरे देश से सामान मंगवा सकते हो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में हो। कल्चरल डेवलपमेंट, द ट्रेड पीपल of different countries come in contact with each other through international trade, they learn about each other's culture। इस तरीके से जब लोग, एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से मिलेंगे, बिजनेस करेंगे, आदान प्रदान होगा, बातचीत होगी, तो डेफिनेटली उनकी कल्चरल क्वालिटीज़ को वो सीखेंगे कि ये कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। ठीक है, अब आया एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लार्जली डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी देश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है ज़्यादा से ज़्यादा उसके इंटरनेशनल ट्रेड पे, बिकॉज इट क्रिएट्स डिमांड। क्योंकि जितना आपका इंटरनेशनल ट्रेड होगा उतनी डिमांड क्रिएट होगी, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी, उतनी ज़्यादा आपके देश में इंडस्ट्री लगेगी। अब आया इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल ट्रेड इम्प्रूव्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप लोगों के बीच में सहचार होगा देशों के बीच में। डिफरेंट कंट्रीज गेट बेटर क्वालिटी गुड्स फ्रॉम अदर्स एंड आल्सो सप्लाई टू देम। तो अलग अलग मुल्क जो हैं, अलग अलग देश जो हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें दूसरों को बेचेंगे और दूसरों से खरीदेंगे, या उनको सप्लाई करेंगे या उनसे सप्लाई करवाएंगे। इट क्रिएट्स डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। तो इस तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, या डिपेंडेंस आप भरोसा कर सकते हो। इम्प्रूव्स म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आप लोगों के बीच में जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है, भाईचारा इम्प्रूव होता है, और विश्वास, फेथ, वो इम्प्रूव होता है, वो बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, एवरी कंट्री ट्राइज टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स इन विच इट हैज़ गॉट स्पेशलाइजेशन। हर मुल्क उन चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है जिसमें उसके पास स्पेशलाइजेशन है।
जिसमें उसके पास महारत हासिल है। द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। तो जो वो सामान बनाता है उसमें जितना ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जो उसके देश में खप गया वो खप गया, फिर भी जो बच गया वो एक्सेस प्रोडक्शन है, तो वो इन देशों को बेच दी जाती है। नीडेड गुड्स आर इम्पोर्टेड, उनको भेज दी जाती है। सो विद द हेल्प ऑफ फॉरेन ट्रेड ए कंट्री कैन कंज्यूम सच गुड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई इट। तो इस तरीके से फॉरेन ट्रेड से एक देश उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसके देश में नहीं बनती हैं। मोर प्रॉफिट, द ट्रेडर्स कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन फॉरेन ट्रेड एज कम्पेयर टू इनलैंड ट्रेड। तो जो बिजनेस करने वाले हैं यानी ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा धनराशि कमा सकते हैं फॉरेन ट्रेड में कंपैरेटिवली इनलैंड ट्रेड में, जो कि वो अपने देश के अंदर बिजनेस करते हैं उससे। मोर ओवर ए ट्रेडर गेट्स ए चॉइस टू सेल हिज प्रोडक्ट्स वेयर एवर द प्राइसेज आर हायर। इंटरनेशनल ट्रेड होने की वजह से जो ट्रेडर होता है उसको मौका मिलता है कि वो अपनी चीज़ों को उस जगह पे बेच पाए, उस मुल्क में बेच पाए जहां उसको ज़्यादा कीमत मिल रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी मेड अवेलेबल वेरी इजीली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच आर नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री। जो वस्तुएं हमारे देश में नहीं मिलती उनको बड़ी आसानी से दूसरे देशों से खरीद के हमारे देश के लोगों को अवेलेबल करवाया जा सकता है। अदर एडवांटेजेस, फॉरेन ट्रेड हैज़ अदर एडवांटेजेस लाइक इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फॉरेन ट्रेड से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि आपको उन लोगों के साथ बातचीत करके पता चल जाएगा कि भाई क्या मैं पहनूं जिससे कि मैं अच्छा लगूं, क्या मैं खाऊं जो मेरे शरीर को लगे, कैसे मैं रहूं। एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़, आपको विचार वटांदरा आप कर सकते हो कि भाई कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सा मंत्री क्या कर रहा है, कौन सी सरकार क्या कर रही है। प्रोडक्शन सिस्टम आप अपना इंप्रूव कर सकते हो जब आपको पता चलेगा कि आप जो मशीन यूज़ कर रहे हो उससे इतना सामान नहीं बनता जितना इस मशीन को इस्तेमाल करने से, और मेरा समय भी बचेगा। एलिमिनेशन ऑफ मोनोपोलीज, और आप मोनोपोलीज होती हैं कि भाई एक बंदा वो ही सामान बना रहा है तो अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो इस तरीके से आप उसकी मनमर्जी को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर एडवांटेजेस हैं फॉरेन ट्रेड की तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि म्यूचुअल डिपेंडेंस इन ट्रेड ऑन अदर कंट्रीज समटाइम्स क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम। जब आपके देश में कुछ वो वाला सामान बनता ही नहीं है, आप टोटली उस दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो आपसे ज़्यादा पैसा मांग सकता है, हो सकता है आपको ना दे, आपकी अगर दुश्मनी हो गई वगैरह वगैरह। एक्सप्लॉयटेशन, वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल द कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन इंटरनेशनल ट्रेड। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन मीट ऑल इट्स रिक्वायरमेंट्स ऑन इट्स ओन। सो दिस डिपेंडेंस लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज बाई डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, बांग्ला, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कंट्रीज हो गए जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गई, जापान हो गया, ये डेवलप्ड कंट्री है। तो ऐसे देश जो डेवलप हो चुके हैं वो फिर एक्सप्लॉयट करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उनको अपना सामान बेचते समय। ये डिसएडवांटेज है फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन कंपटीशन, कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सिमिलर टाइप्स ऑफ गुड्स हैव टू कम्पीट विद ईच अदर इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसे कि इंडिया भी एक सामान बना रहा है, पाकिस्तान भी एक सामान बना रहा है, बांग्लादेश भी एक सामान बना रहा है, श्रीलंका भी एक, वही सामान चारों कंट्री बना रहे हैं, तो डेफिनेटली सबका सामान बिकेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका बिकेगा? जिसकी कीमत कम से कम होगी, तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा। डेवलपिंग कंट्रीज फेस दीज प्रॉब्लम्स एज दीज आर अनेबल टू कम्पीट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो फिर वो compete नहीं कर सकते, वो किसी भी तरीके से कंपटीशन नहीं कर सकते डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। शॉर्टेज ऑफ गुड्स इन ए कंट्री, टू अर्न मोर प्रॉफिट समटाइम्स द ट्रेडर्स प्रेफर टू सेल द गुड्स टू अदर कंट्रीज दैन इन देयर ओन कंट्री। कई बार क्या होता है कि उस देश के भीतर ही जो व्यक्ति उस सामान को बना रहा है ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए अपने देश में सामान बेचता ही नहीं है, वो किसी और देश में सामान बेचने में ज़्यादा प्रेफरेंस शो करता है, जिसकी वजह से उसके खुद के देश में शॉर्टेज हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन द शॉर्टेज ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, तो वहाँ पे फिर उसकी कीमत बढ़ेगी। बैड इफेक्ट्स ऑफ ऑन इकोनॉमी, वन कंट्री अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए, तो ये हो गई डिसएडवांटेजेस। सो दिस इज ऑल ओवर रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस यू।